जी, तो टॉपिक है शेड्यूलर्स का। हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर नेक्स्ट जब हम देखेंगे वो है जी के शेड्यूलर्स क्या होते हैं। अ प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। तो कह रहे हैं कि जब एक प्रोसेस हम डिफरेंट स्टेट में से गुजरता है, यानी इसका जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसीजर होता है, तो उस दौरान जो प्रोसेस है वो डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यूज में रखा रहता है। जैसे कि पहले भी हमने देख चुके हैं कि 3 तरह की क्यूज़ होती हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। So during the execution of a process, the process is placed in different queues at different time. The operating system must select the processes from these queues in some way for scheduling purpose. ऑपरेटिंग सिस्टम को इन क्यूज़ में से शेड्यूलिंग पर्पस के लिए प्रोसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि सीपीयू ने एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा जो ये डिसीजन करता है कि किस क्यू में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है एग्जीक्यूशन के लिए, उसे हम कहते हैं शेड्यूलर। यानी शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सेलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम डिफरेंट क्यूज फॉर एग्जीक्यूशन। और शेड्यूलिंग करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, यानी कि वो एल्गोरिदम जिसके ज़रिए आप प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्यूज इज कॉल्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हमारे पास शेड्यूलर्स 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर्स। पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर is used to select a job or user program from job queue to the ready queue in main memory. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जिसे हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, ये जॉब क्यू में से एक जॉब सेलेक्ट करता है। जॉब मतलब प्रोसेस, तो जॉब क्यू में से एक जॉब सेलेक्ट करता है और उसे रेडी क्यू में डाल देता है, यानी मेन मेमोरी में। और जब मेन मेमोरी में रेडी क्यू में आता है तो जॉब प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखें, अभी प्रोसेस अपनी यहाँ पे होगा स्टार्ट स्टेट के अंदर, न्यू स्टेट के अंदर, और उसे हम जॉब क्यू से निकाल के तो रेडी क्यू में लेके आएंगे। तो ये रेडी क्यू में लाने का जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अभी कहाँ पे है, वो न्यू स्टेट के अंदर है प्रोसेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू स्टेट से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और उसे रेडी क्यू में ले जाएगा, यानी जॉब क्यू से सिलेक्ट करेगा और रेडी क्यू में ले जाएगा। न्यू स्टेट में प्रोसेस यहाँ पे जॉब क्यू के अंदर। ठीक है जी, और जब जॉब जो सी है वो रेडी क्यू में आएगी तो उसे हम कहेंगे ये प्रोसेस बन गया। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है कि कितने प्रोसेसेस को आपने उठा के तो रैम के अंदर लेके आना है, मेमोरी के अंदर लेके आना है। और इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि आप कितने जॉब्स को रैम के अंदर लोड कर सकते हैं एक टाइम पे, वो उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। द सिस्टम में आल्सो डाउन इफ टू मैनी प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू द मेमोरी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस लोड कर देंगे मेमोरी के अंदर तो सिस्टम आपका स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि जितनी रैम आपकी फुल हो जाती है तो सिस्टम परफॉर्मेंस उतनी स्लो हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। However, too few processes in the memory means that that the system is not being utilized efficiently. और अगर आप बहुत कम प्रोसेस रैम के अंदर लोड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा। The average rate of process creation must be equal to the average departure rate of process leaving the system if the degree of multiprogramming is stable. अगर सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस क्रिएट होने की जो रेशो है, जो एवरेज है, वो इक्वल है
प्रोसेस टर्मिनेट होने की एवरेज के साथ, यानी जितने नए प्रोसेस बन रहे हैं उतने ही पुराने प्रोसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मे बी इन्वॉक्ड ओनली व्हेन अ प्रोसेस लीव्स द सिस्टम। तो इसलिए जब एक प्रोसेस सिस्टम से टर्मिनेट होकर सिस्टम से बाहर जाता है तभी हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को कॉल करते हैं, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर फिर नए प्रोसेस को उठा के रैम के अंदर लोड कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट अब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है हमने। अब नेक्स्ट है जी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, और इसका काम कैसा काम है कि रेडी क्यू में से प्रोसेस को निकालना और सीपीयू में पहुंचाना उसे ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है टू द टाइम। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो सा है वो हम बार बार उसे यूज़ करते हैं, बार बार कॉल करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को, इसलिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फास्ट होना चाहिए। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हर प्रोसेस को सीपीयू थोड़े टाइम के लिए एलोकेट किया रहता है, और वो टाइम पूरा होने के बाद हम उस प्रोसेस को नेक्स्ट भेज देते हैं। ठीक है। और मतलब कि उस प्रोसेस को वापस भेज देंगे रेडी क्यू में, और रेडी क्यू से नया प्रोसेस सेलेक्ट करके उसे सीपीयू एलोकेट करेंगे। और ये इतना फास्ट होता है कि ये मुसलसल होता रहता है ये प्रोसेस। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि सीपीयू हम एलोकेट करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद प्रोसेस मूव बैक करता है टू द रेडी क्यू, प्रोसेस रेडी क्यू में वापस मूव कर रहता है जब गिवन टाइम उसका ओवर हो जाता है। और ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस सेलेक्ट करता है जिसे आपने एग्जीक्यूट कराना है फ्रॉम द रेडी क्यू। ठीक है। इसलिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है सिर्फ फास्ट होना चाहिए लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिसीजंस करने होते हैं। ठीक है। देन वी हैव मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये रिमूव करता है प्रोसेसेस टेम्पररी फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड प्लेस देम ऑन अ सेकेंडरी मेमोरी सच एज द डिस्क ड्राइव। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो रैम है वो फुल हो जाती है, तो हम फिर उन प्रोसेसेस को जो अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं करने उनको टेम्पररी तौर पे रैम से निकालते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके रख देते हैं, जिससे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं। ठीक है। तो इट मूव्स इट्स बैक टू द मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब रिक्वायर हो तब वो प्रोसेस को मेन मेमोरी से निकाल के हार्ड डिस्क में ले लेता है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में ले लेता है, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है दोबारा हार्ड डिस्क में से निकाल के तो वापस मेन मेमोरी में ले आता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं स्वैप इन एंड स्वैप आउट, यानी रैम से निकालना प्रोसेस और सेकेंड स्टोरेज में रख देना वो स्वैप आउट, और फिर सेकेंड स्टोरेज से निकालना दोबारा रैम में ले आना वो स्वैप इन। मेमोरी में से प्रोसेस निकला स्वैप आउट, मेमोरी में प्रोसेस वापस आया स्वैप इन। तो दो टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, स्वैप आउट, स्वैप इन। The midterm scheduler may decide to swap out a process which has not been active for some time or it has a low priority। तो मैंने पहले बात की थी कि जो प्रोसेस फिलहाल एक्टिव नहीं है यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या उसकी प्रायोरिटी लो है, तो उसे निकालते हैं हम रैम से और सेकेंड स्टोरेज में जाके सेव कर देते हैं। और वो प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा मेमोरी कैप्चर कर रहा है, तो यानी बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं कि उसको भी स्वैप आउट कर देते हैं ताकि आपकी मेमोरी में जगह फ्री अप हो सके। इट स्वैप्स इन द प्रोसेस लेटर व्हेन मोर मेमोरी इज अवेलेबल और व्हेन द प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड। ठीक है। और ये क्या करता है कि जब ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल होती है तब उसको दोबारा स्वैप इन कर देता है रैम के अंदर। ठीक है। इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जब आप हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लोड कर देते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसे ये देखें कि जो यहाँ से ये प्रोसेस एंटर हुआ रेडी क्यू के अंदर,
रेडी क्यू से CPU के पास गया, ठीक है। अब CPU से वो प्रोसेस जो सा यहाँ तो वो वेटिंग क्यू में चला गया इनपुट आउटपुट का वेट करते हुए, ठीक है। यहाँ फिर हमने क्या किया, हमने उसे स्वैप आउट किया। यहाँ देखें पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस, यानी कि अब प्रोसेस कुछ एग्जीक्यूट हुआ कुछ वो बाकी है, तो स्वैप आउट किया हमने और हार्ड डिस्क में रख दिया और फिर से दोबारा स्वैप इन कर सकते हैं हम रैम के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं जी शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम।